हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हमने लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने एक टॉपिक भी किया था आर्ग्यूमेंट का। कौन सा टॉपिक हमने किया था? आर्ग्यूमेंट। चलो पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। आर्ग्यूमेंट को हम कर रहे थे वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग, जो कि अरिस्टोटल का एक मिनट हिल रहा है। अरिस्टोटल का जो रिहोटिकल मॉडल है, अरिस्टोटल का जो रिहोटिकल मॉडल है, उस पर ये बेस है लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम कर रहे हैं, जिसमें 3 टर्म्स आती हैं जो कि 2 बार होती हैं। 3 टर्म्स आती हैं, 2 बार होती हैं। किस में आती हैं? 2 तो होती है हमारी प्रीमाइसेस, जिसको हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। प्रीमाइसेस को स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, प्रेपोजिशंस भी बोलते हैं। अभी लिख लो सारे नाम। प्रपोजिशंस भी बोलते हैं, और क्योंकि इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं, इसका मतलब ये वो रीज़न होता है जिसके बेस पे हम रीज़न निकालते हैं। यानी ये चारों नाम किसके हैं? स्टेटमेंट्स के, जो हमने कल करी थी। 2 प्रीमाइसेस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। इन्हीं का नाम स्टेटमेंट्स है, प्रपोजिशंस और रीजंस है, ठीक है। और एक होता है कंक्लूजन। एक क्या होता है? कंक्लूजन, या जिसको हम रिजल्ट बोल सकते हैं। एक इसको बोल सकते हैं रिजल्ट। ये चीज़ हमने करी थी, और इसके अकॉर्डिंग हमने करा था कि ये क्या होता है। एक तो 3 टर्म्स याद रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें कितनी टर्म्स होती है? 3 टर्म्स होती हैं। ट्वाइस, ये तो हमने याद ही रखना है। साथ ही साथ क्या कि 3 टर्म्स होती हैं और 3 ही चीज़ें होती हैं, प्रेपोजिशंस या प्रीमाइसिस एंड कंक्लूजन। 2 प्रीमाइसिस होती हैं, एक कंक्लूजन होता है। तो पीपीसी का तो स्ट्रक्चर होता है और 3 टर्म्स होती हैं। पीपीसी का स्ट्रक्चर होता है वेस्टर्न के अकॉर्डिंग, और 3 टर्म्स होती हैं जो कि 2 बार आती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। ये 3 टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? माइनर टर्म, मेजर, मिडल लिख देते हैं पहले, माइनर टर्म, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। और इन्हीं के बेस पर प्रीमाइसेस बनते हैं हमारे। एग्जाम्पल ले लेते हैं वापिस। एग्जाम्पल, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सो ऑल सी आर ए। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मिडिल टर्म को। यहाँ पर मिडिल टर्म कौन कौन सी है? हमें मिडिल टर्म किस में देखनी है? सिर्फ और सिर्फ प्रीमाइसेस में। किस में देखनी है? सिर्फ और सिर्फ प्रीमाइसेस में। कभी भी कंक्लूजन में नहीं आएगी मिडिल टर्म। अगर जो कंक्लूजन में आ रही है, इसका मतलब वो मिडिल टर्म है ही नहीं, क्योंकि ये कैंसिलिंग टर्म है। क्या है ये? कैंसिलिंग टर्म है, जो कि पहले ही कैंसिल हो जाती है कंक्लूजन में आने से पहले। उससे पहले ये मर जाती है। इन दोनों में कॉमन बी है हमारा, तो मिडिल टर्म हमारी क्या हुई? बी। मिडिल टर्म हमारी क्या हुई? बी। मिडिल टर्म क्या हुई हमारी? बी, ये वाली। उसके बाद हम देखेंगे माइनर टर्म और मेजर टर्म। माइनर टर्म और मेजर टर्म हमेशा कहाँ पे पाएंगी? माइनर और मेजर टर्म हमेशा कहाँ पे मिलेंगी हमें? कंक्लूजन में। कब? हमेशा किस में मिलेंगे? मतलब मिलेंगे तो यहाँ पे भी, पर स्टार्ट हमें यहाँ से देखना है, ठीक है। यहीं से हमें इनको ढूंढना शुरू करना है। अब कैसे निकलेगी? कंक्लूजन का सब्जेक्ट देख लो, कंक्लूजन का प्रेडिकेट देख लो। एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेट, जो मैंने कल समझाया था। एस क्या होता है? सब्जेक्ट, जो आगे जिसे हम बोलते हैं ना, काम करने वाला जो सब्जेक्ट है, जो मेन चीज़ें होती है सेंटेंस की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वो काम करता है। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट होता है आगे वाला, प्रेडिकेट होता है पीछे वाला। इसका मतलब हमारी माइनर टर्म कौन सी निकली? हमारी माइनर टर्म कौन सी निकली? कंक्लूजन का सब्जेक्ट। आप मेरे से पहले बोलो क्या है? कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है? सी। और मेजर टर्म क्या है? कंक्लूजन का प्रेडिकेट। बताएं क्या है मेजर टर्म इसकी? वेरी गुड, ए। माइनर टर्म सी है, मेजर टर्म ए है। अब माइनर टर्म सी है, इसका मतलब जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म आएगी वो हमारा माइनर प्रीमाइस है। और जिस
जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म आएगी वो माइनर प्रीमाइस है, जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म आएगी वो हमारा मेजर प्रीमाइस है। तो यहाँ पर देखो माइनर टर्म हमारी क्या है, सी। ये सी क्या है, हमारी माइनर टर्म। ये माइनर टर्म है, इसका मतलब ये क्या है, माइनर प्रीमाइस। ये कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे पे। ऑलरेडी दूसरे पे है तो हमें ठीक नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें मेजर प्रीमाइस की, वो क्या है, ए। वो क्या है, ए ऑलरेडी पहले नंबर पे है, ये मेजर प्रीमाइस है, पहले नंबर पे आएगी तो ये ठीक है। मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, ये कंक्लूजन। हमने कल इतना करा था और हमने सारा पढ़ भी लिया है। आई होप कि समझ आ गया था, बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम एक चीज़ करते हैं जो भी बहुत मेन है, एक और टॉपिक है जिसका नाम है, जैसे सुना भी होगा हमने कई बार, इंडक्टिव और डिडक्टिव। देखो ये ना, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, हमें सिर्फ इंडक्टिव और डिडक्टिव समझना है। उसके बाद कोई भी टर्म हो जिसके आगे इंडक्टिव या डिडक्टिव लगा है, मतलब सेम रहेगा। जैसे कि इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग होती है, बहुत कुछ होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव एक तरह से साइंस की अप्रोचेस है, दोनों ही। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये दोनों ही साइंस की अप्रोचेस हैं, इंडक्टिव भी और डिडक्टिव भी। इंडक्टिव क्या होता है, पहले इंडक्टिव को समझते हैं। देखो हमने जैसे कोई चीज़ देखी, इसको ना ये बाद में वैसे समझ में आता है, लेकिन ये याद रख लो, ये पर्टिकुलर बोलो, स्पेसिफिक बोलो, टू जनरल जाती है। अब पर्टिकुलर जनरल क्या होता है, सही से समझिए। देखो पर्टिकुलर बोलता है स्पेसिफिक, क्या होता है स्पेसिफिक। स्पेशल क्या होता है, कहते हैं ना ये स्पेशल है, यानी कि ये बहुत अलग है, अलग है, सिर्फ इसी के ऊपर है, यानी जो एक चीज़ से रिलेटेड है, जो कि छोटी, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि छोटी है, ठीक है। मतलब ये छोटे से बड़े के ऊपर जाता है, छोटे से बड़े के ऊपर जाता है। स्पेसिफिक, हमने कोई चीज़ देखी, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगी। कोई हमने स्पेसिफिक चीज़ देखी, उसका फिर हमने उसका पैटर्न देखा, उसको ऑब्जर्व किया, है ना, उसको ऑब्जर्व किया, उसका पैटर्न देखा, उसका ऑब्जर्व किया, उसका हमने पैटर्न फाइंड आउट किया कि क्या। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने सिंगल सिंगल चीज़ें देखी, फिर उनको ऑब्जर्व करके उनका पैटर्न देखा। पैटर्न करने के बाद हमने अपनी एक सोच बना ली, एक अवधारणा बना ली कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती हैं। इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। ये वर्ड बहुत मेन है, हाइपोथेसिस। इसको हम रिसर्च में पढ़ते हैं, स्टैट्स में पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि हम मान के चलते हैं कि वो सच है। हाइपोथेसिस क्या है, हम ऐसे स्टेटमेंट जो कि हम रिजल्ट निकालने के लिए करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने ये सोचा कि पृथ्वी गोल है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। उसके बाद मैंने रिसर्च करी, फिर रिजल्ट आया, फिर मैं देखूंगी क्या मैंने हाइपोथेसिस जो मानना था कि जो पृथ्वी है वो गोल है, सच में गोल है या नहीं है तो ठीक है, नहीं तो हमारा हाइपोथेसिस गलत हुआ। यानी हाइपोथेसिस एक ऐसी बात है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मान के चलती हैं सच है, और ये रिजल्ट निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। किसके लिए ज़रूरी होती है, हाइपोथेसिस रिजल्ट के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा सच है या नहीं है, उसके बेस पे हम एक अपनी थ्योरी बना लेते हैं। हमने कोई पर्टिकुलर चीज़ देखी, उसको ऑब्जर्व किया, उसमें पैटर्न देखे, हाइपोथेसिस बनाया, फिर हमने थ्योरी बना दी। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे कि सीता इज इंटेलिजेंट कर लो, सीता इज इंटेलिजेंट, गीता इज इंटेलिजेंट, सीता इंटेलिजेंट है, गीता इंटेलिजेंट है, सीता इज इंटेलिजेंट, गीता इज इंटेलिजेंट, सो ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अब देखो ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारी प्रीमाइसिस 1 है, प्रीमाइसिस 2 है, प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2 है। सीता इंटेलिजेंट है, गीता इंटेलिजेंट है, सो सारी गर्ल्स इंटेलिजेंट है। हमने सीता क्या है, एक सिंगल लड़की, गीता क्या है, एक लड़की, ऑल गर्ल्स, हमने सारी लड़कियों की बात कर दी। यानी कि हमने स्पेसिफिक चीज़ देखी, उसको ऑब्जर्व किया, अच्छा ये इंटेलिजेंट है, और ये दोनों ही लड़कियां हैं। इसका मतलब ये सारी जितनी भी लड़कियां होती हैं सारी इंटेलिजेंट हैं।
यानी कि इससे एक बात तो समझ में आ गई, क्या ये सब सच है? नहीं, जरूरी तो नहीं है ऐसा कि सभी इंटेलिजेंट हो। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जो इंडक्टिव है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो सकता है। इसका जो रिजल्ट है ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं होता कि ये ट्रू ही होएगा। तो इसको ना हम, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी समझते हैं कि संभावना है, सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रू हो सकता है। देखो, कंफर्मेशन इसमें कभी नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसमें क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी। याद रखना है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। कभी भी इंडक्टिव में हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। इंडक्टिव में हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, हमेशा प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि वो सच हो भी सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। 50% से ज़्यादा है तो मान के चलते हैं सच है। इंडक्टिव आप इसे देख लो कि जब हम छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, वो इंडक्टिव है। चाहे फिर वो आर्ग्यूमेंट हो, कोई रीजनिंग हो, कुछ भी हो। हमने स्पेसिफिक चीज़ देखी, उसका ऑब्जर्व किया, पैटर्न फाइंड आउट करा, हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हम मान के चल रहे हैं सच है। क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि हमें एक रिजल्ट तक जाना है। जैसे कि अभी सीता इंटेलिजेंट, ये मैंने मान के तो चला है, ठीक है, एक हाइपोथेसिस है। उसके बाद हम अपनी एक थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी मैंने ये बनाई कि सारी गर्ल्स ही इंटेलिजेंट हैं। हालांकि ये सच हो या ना हो, ये डिपेंड करता है, नहीं भी हो सकती है ना बात। तो यहाँ पर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। इंडक्टिव में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी श्योरिटी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ डिडक्टिव है ना जो, इसमें होती है श्योरिटी। उसमें क्या होती है? श्योरिटी। क्या? 100% की। किस चीज़ की? कि देखो, अगर प्रीमाइसिस 1 प्रीमाइसिस 2 सच है ना, तो कंक्लूजन भी हमेशा सच ही होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पक्का है कि ये हमेशा सच ही होएगा। सच ही होएगा मतलब क्यों? ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि ना डिडक्टिव, जैसे ये थ्योरी पे जाके ख़त्म हुआ ना, हमने थ्योरी बनाई है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक थ्योरी है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है कि क्या ये सच है या नहीं है। क्या ये सच है या नहीं है, यानी कि हम इसको ट्राई करते हैं वेरीफाई करने का। हमारे पास क्या होती है? थ्योरी होती है, उसको हम देखते हैं, पैटर्न वगैरह देखते हैं, फिर हम एक रिजल्ट निकालते हैं क्या ये सच है या नहीं है। अब थ्योरी है, ऑब्वियसली हम ये मान के चलते हैं थ्योरी है तो सच ही होएगी। जैसे कि कुछ भी मान लो कि जो लॉ बने हुए हैं हमारे, फॉर एग्जांपल कि पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक है, लॉ न्यूटन का जो लॉ है, उसके बाद ग्रेविटी का, उसके बाद जो हमारी डिमांड की थ्योरी है, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या फिर डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है कि डिमांड बढ़ती है, कि प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, ये सब क्या है? ये थ्योरी बनी हुई है और हम इनको सच मान के चलते हैं। फिर हम वेरीफाई करते हैं क्या ये सच है या नहीं है, ठीक है। मतलब क्या इसमें क्या पैटर्न फाइंड आउट करके आया है हमारा। थियरी क्या है? एक बड़ी लेवल की चीज़ है ना, यानी इसमें हम बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ जाते हैं, इसमें छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि यहाँ पर जनरल से हम पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। पर्टिकुलर क्या होता है? स्पेसिफिक। पर्टिकुलर बोलो या स्पेसिफिक बोलो उसको। देखो, थ्योरी होती है ना जो, अभी मैं बताती हूँ, इसके यहाँ पे जनरलाइज करते हैं इसको। ये जो बनाया है ना मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बस इसे याद रखा था। इंडक्टिव में छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, डिडक्टिव में बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। हमारे पास एक थ्योरी है, हमने चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या ये सही है या नहीं है, सच में अभी भी लागू होती है नहीं होती है। थ्योरी को हमने ऑब्जर्व किया, थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी है, ऑब्वियसली वो थ्योरी है तो श्योरिटी है कि वो सच ही होगी। थ्योरी को हमने ऑब्जर्व किया, अपना एक हाइपोथेसिस बनाया, फिर उसको वेरीफाई किया क्या ये सच है या नहीं है, क्या ये सच है या नहीं है, क्या ये सच है या नहीं है। यानी कि हम, थ्योरी एक बड़ी चीज़ है, बड़ी से हम छोटी की तरफ जा रहे हैं, एक और चीज़ इसमें मेन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये ना टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन। अब कहेंगे यहाँ पे भी तो ऐसे आए थे, बट यहाँ पे ना एक याद रखना है, थियरी हमेशा ऊपर आती है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, थियरी हमेशा ऊपर आती है। थियरी ऊपर थी, वहाँ से हम वेरीफाई तक गए। टॉप डाउन अप्रोच। डिडक्टिव हमारी क्या है? टॉप डाउन अप्रोच होती है।
100% श्योरिटी है कि अगर प्रेमाइसिस सच है तो कंक्लूजन भी सच होगा। एग्जाम्पल देखिए मैं अभी समझाऊंगी, पहले इतना समझ में आया कि टॉप डाउन अप्रोच है। वहीं जो इंडक्टिव है ना, ये हमारी बॉटम अप्रोच है। कौन सी? बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? ये जो थियोरी है ना, सोच के देखो, ये ऊपर है। मैं आपको समझाती हूँ। इंडक्टिव को हम वापस समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक थियोरी थी, हमेशा थियोरी ऊपर रहेगी, हमेशा थियोरी ऊपर रहेगी। फ़र्क क्या आ जाएगा? ये इंडक्टिव होएगा, ये डिडक्टिव होएगा। इंडक्टिव में क्या है? थ्योरी तक हम पहुँचेंगे, थ्योरी तक हमारी एक थ्योरी ना हमारी डेस्टिनेशन है, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ तक हमें आना है तो थ्योरी ऊपर आएगी। थ्योरी से पहले हमने कुछ हाइपोथेसिस बनाया, तभी तो थ्योरी बनी। जैसे कि हम पीछे वाला देखते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ थी, पर्टिकुलर चीज़ थी, ठीक है, पर्टिकुलर था, कुछ स्पेसिफिक था। हमने चीज़ ऑब्जर्व करी थी। क्या करी थी? ऑब्जर्व करी थी। ऑब्जर्व करी थी कि कितना इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट है, ऑब्जर्व करी थी। उसके अंदर हमने पैटर्न फाइंड आउट करा था, उसके अंदर हमने पैटर्न फाइंड आउट करा था। फिर अपना एक हाइपोथेसिस बनाया था, फिर एक अपनी थ्योरी बना दी थी। इस थ्योरी बनाने को ही हम क्या बोलते हैं? जनरलाइज करना। क्या बोलते हैं हम इसको? जनरलाइज करना। थ्योरी बनाने को हम क्या बोलते हैं? जनरलाइज करना। क्या बोलते हैं? जनरलाइज करना। जैसे कि इसीलिए तो इसका नाम ऐसे है कि पर्टिकुलर टू जनरल पे जा रही है। कहाँ जा रही है ये? पर्टिकुलर टू जनरल पे जा रही है। ऐसे एरो लगाना है, पर्टिकुलर टू जनरल। जनरल समझ में आया? जैसे हम बोलते नहीं है जनरली, तो ऐसा होता है, यानी कि सामान्यतः। हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्यतः, यानी कि सामान्यतः जो नॉर्मली होता है। तो पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक आदमी पर अप्लाई हो सकती है, एक इंसान पर अप्लाई हो सकती है, या फिर छोटे लेवल पर थोड़े से लोगों पर अप्लाई हो सकती है। लेकिन जनरल एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़े लोगों पर, कि नॉर्मली हम बोलते ही हैं, नॉर्मली हम बोलते ही हैं कि ऐसा होता है कि जो बेईमान आदमी है वो झूठा होता है। बेईमान आदमी झूठा होता है, सामान्यतः है। हमने एक दो बेईमान देखे, दोनों झूठे थे। फिर हमने मान लिया कि सामान्यतः ना सारे ही बेईमान झूठे ही होते हैं, ये तो पाएगा ही पाएगा। तो छोटी सी चीज़ से हम बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं, इसको बोलते हैं जनरलाइज करना। डिडक्टिव इसका अपोजिट है। हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी है जिसको हमने ऑब्जर्व किया, अपना हाइपोथेसिस बनाया, फिर हमने वेरीफाई किया, क्या ये अभी भी ऐसा है? क्या ये अभी भी ऐसा है? यानी कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसको हमने क्या बोला था नाम? टॉप डाउन अप्रोच। क्या नाम दिया था हमने इसको? टॉप डाउन अप्रोच। इसको क्या नाम दिया था? बॉटम अप अप्रोच। बहुत सारी चीज़ें हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव में। इतना समझ में आया कि क्या है, इस क्यों है बॉटम अप्रोच? हम यहाँ से जा रहे हैं, देखो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थ्योरी याद रखना है, थ्योरी हमेशा ऊपर आएगी, हम नीचे से थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, इसमें थ्योरी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? जनरल टू। देखो थ्योरी ऐसी चीज़ है जो सब पे अप्लाई होती है, यानी कि जनरली अप्लाई होती है। यहाँ से हम कहाँ पे जा रहे हैं? पर्टिकुलर, यानी बड़ी चीज़, बड़े लेवल की चीज़ हमने समझी, उसको हम देख रहे हैं क्या ये छोटे लेवल पर भी अप्लाई है या नहीं है। जैसे कि हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड का, देखा कि हर जगह ऐसा है, लॉ ऑफ डिमांड लगता है। एग्जाम्पल मैं अभी लिख देती हूँ ताकि याद रहेगा। एग्जाम्पल है लॉ ऑफ डिमांड। हमने हर जगह देखा कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड बना हुआ है, बड़े लेवल की चीज़ है, पूरी इकोनॉमी पर अप्लाई होती है, क्या ये हमारी छोटी सी जो मार्केट है उस पर अप्लाई होगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोथिंग का एग्जाम्पल लिया, हमारी क्लोथिंग की मार्केट, क्लोथिंग का मेरा बिजनेस है, वो एक छोटी बात है। लेकिन जो, चलो छोटी सी बात पे भी देख लो, क्या मेरे बिजनेस में ऐसा हो रहा है? तो ये भी छोटी सी बात है। अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा भी लूँ, क्या मेरे जो शहर है, मेरे यहाँ पर सभी क्लोथिंग मार्केट में ऐसा होता है? ये भी छोटा ही है, पूरी इकोनॉमी के मामले में तो छोटा ही है ना। तो बड़ी चीज़ के जो लॉ बना हुआ है, जो थियरी बनी हुई है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, क्या ये इधर भी अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही है। जनरलाइज को हम देख रहे हैं, क्या ये पर्टिकुलर पर अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। यही हमारी डिडक्टिव अप्रोच है। कौन सी है हमारी? डिडक्टिव अप्रोच। अब देखो इसमें डिफरेंस होता है, मैं साथ साथ लिख देते हैं हम। इंडक्टिव
ये ऐसी चीज़ है जो बार बार आएगी और हमें आपको साथ साथ लिखते चलना है और याद करते चलना है। जी देखो, मैं भी लिख ही रही हूँ तो ऐसा नहीं लगेगा कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। मेरे साथ साथ लिखते चलो तो जल्दी हो जाएगा। इंडक्टिव में हमारा क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, जो अभी हमने पढ़ा। प्रोबेबिलिटी होती है यानी कि 50% से ऊपर देखेंगे चांसेस है या नहीं है। इसमें श्योरिटी होती है। क्यों होती है श्योरिटी? क्योंकि ऑलरेडी थियोरी बनी हुई है। अब थ्योरी भी तो हमने कुछ वेरीफाई करके बनाई होगी, तो ऑलरेडी श्योरिटी है इसके अंदर। किस बात की श्योरिटी है? देखो, अगर प्रीमाइसिस 1 ट्रू है, प्रीमाइसिस 2 ट्रू है, तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, प्रीमाइसिस 1 भी ट्रू है, ठीक है, प्रीमाइसिस 2 भी ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन में क्या है? प्रोबेबिलिटी है। यही वाला एग्जांपल कि सीता इंटेलिजेंट है, ये ट्रू है। गीता इंटेलिजेंट है, सच में इंटेलिजेंट है दोनों, लेकिन इसकी तो प्रोबेबिलिटी ही है ना कि सारी गर्ल्स इंटेलिजेंट होंगी। तो ये क्या है हमारी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। दोनों के सच होने पर भी इसको हम सच नहीं कह सकते। और इसके और भी कुछ नाम हैं, सारे के सारे यही लिख लेते हैं। इसको एक और नाम तो हमने ये भी करा था, इंडक्टिव वाला और डिडक्टिव वाला। इसको पर्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं। समझने के लिए इसमें जनरल टू पर्टिकुलर हम जाते हैं, ठीक है। और मेन क्या था, ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि नीचे से उठकर बनी है। कहते हैं ना कि जमीन से उठ के आया है स्टार, तो नीचे से उठ के बना है ये बॉटम अप अप्रोच है। ये क्या है? टॉप डाउन अप्रोच है। डिडक्टिव क्या है हमारी? टॉप डाउन। कैसे याद रखेंगे? देखो इसमें डाउन आ रहा है ना, डी फॉर डी, डिडक्टिव डाउन, डिडक्टिव डाउन, डिडक्टिव डाउन की ऊपर से नीचे की तरफ आना है डिडक्टिव में। ये बॉटम अप्रोच है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। उसके बाद इसमें ना क्या होता है, एक वर्ड आएगा, जैसे कि हमने कहा, मैंने क्या कहा कि ये जो वर्ड है इंडक्टिव किसी के भी आगे लग जाएगा, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर आर्ग्यूमेंट हो, मतलब सेम ही रहना है, मतलब सेम ही रहना है। तो अगर रीजनिंग में बात करें, इंडक्टिव को बोलते हैं हम रीजनिंग बाय कंसिस्टेंसी, रीजनिंग बाय कंसिस्टेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रीजनिंग बाय, देखो कंसिस्टेंसी का मतलब देखेंगे हम कितनी सच्चाई है, कितने बात की इसमें सच्चाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 बोतल थी मेरे पास, ठीक है, 100 बोतल थी, उसमें मैंने 3 चेक करी, 7 चेक करी, मैंने ना ऐसे कर करके कम से कम 60 बोतल चेक कर ली। 60 की 60 क्या थी? 60 की 60 कोका कोला की थी। अब ये मेरा 50% से ज़्यादा मैंने एग्जामिन किया, 60 की 60 बोतल मेरी कोका कोला की है। इसका मतलब मैं ये अनुमान लगा सकती हूँ कि सारी की सारी ही कोका कोला की है। हाँ, क्योंकि देखो दोनों चीज़ सच थी, मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगाई है। यहाँ पे भी कोई वो नहीं है, क्या पता 60 होके उनमें से 90 हों कोका कोला की, 10 किसी और चीज़ की हों। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंसी हम देखते हैं कितनी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। रीजनिंग बाय कंसिस्टेंसी, इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं रीजनिंग बाय सर्टेनिटी। क्यों सर्टेनिटी? क्योंकि ऑलरेडी वो थियरी है, ऑलरेडी थियरी। सर्टेनिटी क्या होता है? देखो हिंदी मीडियम वाले, सर्टेनिटी होता है जहाँ पे निश्चितता है कि पक्का है, सच ही होगा, क्योंकि वो थियरी है, थियरी तो सच ही होती है। तो रीजनिंग बाय सर्टेनिटी होएगी। इसमें सच हो या ना हो डिपेंड करता है। क्या है ये? कंसिस्टेंसी। ये है रीजनिंग बाय सर्टेनिटी। ये सारे नाम क्यों याद रखने हैं? क्योंकि ना कई बार एग्जाम में अलग अलग नाम से आ जाता है, हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हमें नाम नहीं पता होते, इस करके। एक और वर्ड इंडक्टिव में हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मिटी बाय नेचर। ये वर्ड मैं बहुत पहले आपको करवा रही हूँ, सारे बहुत आगे तक काम आएंगे। यूनिफॉर्मिटी बाय नेचर इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम रैशनलिज्म। क्या बोलते हैं? रैशनलिज्म। कैसे? देखो इसका नेचर हम मान के चल, सॉरी, यूनिफॉर्मिटी बाय नेचर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलिज्म। यूनिफॉर्मिटी बाय नेचर का मतलब, हाँ एक और वर्ड लिख लो, या ये ना हमारी इंडक्टिव वाली है ना, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? डेली लाइफ में। अब पर्टिकुलर है, छोटी, पर्टिकुलर क्या होता है? छोटी चीज़ें जो छोटे लेवल पर है, तो घरों से लेके चलते हैं हम ये चीज़ें, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मेरे घर पे चीनी है वो मीठी है, मेरे घर पे जो चीनी है वो मीठी है, तो मैं सोच के चलती हूँ कि सभी के घरों की चीनी मीठी होगी, यानी कि मैं उसका नेचर देख रही हूँ कि उसके नेचर में यूनिफॉर्मिटी होएगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? एक समानता, मतलब वो सेम होएगा। यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में हमारी यूनिफॉर्म ड्रेस होती थी ना, यूनिफॉर्म ड्रेस का हमारी मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी, यानी कि वो सेम होती है सबकी। तो मेरे घर पे चीनी अगर मीठी है तो सभी के घरों पर मीठी होगी।
इससे हमें एक और पॉइंट पता चल गया क्या, कि इंडक्टिव को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको हम डेली लाइफ में इतना यूज़ नहीं करते। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, जो थ्योरी बनाने वाले लोग हैं ना, वो इसको यूज़ करते हैं। थ्योरी बनाने वाले लोग, ठीक है, थ्योरी बनाने वाले लोग, ये मैंने सिर्फ वैसे लिखा है। इसको हम कैसे करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एक और वर्ड लिख लो आप जो इन दोनों में आता है। इसको ना सिंथेसिस से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, सिंथेसिस से। आप कहेंगे ये क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले अगर नहीं पता होगा, देखो सिंथेसिस, आपने सिंथेटिक फाइबर सुना होगा। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, एक होता है नेचुरल जो बनता है, सिंथेटिक होता है जो इंसान खुद बनाता है, कृत्रिम, जिसको बोलते हैं ना कि इंसानों ने खुद बनाया अपने हाथों से, उसे बोलते हैं सिंथेटिक। और सिंथेसिस इसी प्रोसेस को बोलते हैं, किसी चीज़ को बनाने को। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बनाना, किसी चीज़ को बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। हम सुना होगा ना, सिंथेटिक फाइबर कुछ भी चीज़ होती है। तो सिंथेसिस क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। हम यहाँ पे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, थियरी बना रहे हैं। पर्टिकुलर से हमने कोई चीज़ समझी, अच्छा ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट है, इसका मतलब सारी लड़कियाँ इंटेलिजेंट है, मैंने एक थियरी बना दी। यानी कि इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, बनाते हैं। इंडक्टिव में क्या करते हैं, बनाते हैं। वहीं डिडक्टिव में बनी बनाई चीज़ को तोड़ के देखते हैं, क्या वो अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही है। बनी बनाई चीज़ को तोड़ के देखते हैं, इसी को बोलते हैं एनालिसिस। कहते हैं ना, जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा गलत हो गया, हम उसको समझते हैं ना कहाँ पे गलती रही, तो पूरी चीज़ को हम समझते हैं कहाँ पे क्या हुआ। इसको बोलते हैं एनालिसिस, को तोड़ना, समझने के लिए कि सिंथेसिस में हम बनाएंगे, इंडक्टिव में हम बनाते हैं, और डिडक्टिव में बनी बनाई चीज़। अब देखो ऐसे याद भी रहेगा कि थियरी किस में ऊपर होती है, बनी बनाई चीज़ को तो तोड़ेंगे, तो डिडक्टिव में ऑलरेडी हमारे पास थियरी होती है, इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये तो मैंने आपको करा ही दिया कि दोनों सच होते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। और ये टॉपिक है हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव का, और हमने जितना कल करा था वो भी हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पर कुछ भी इसमें है ना कन्फ्यूज़न, साथ साथ पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, मेरे साथ साथ नोट्स बनाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो इतनी मैंने 5 मिनट में, आप शुरू के 5 मिनट देखना ही, 5 मिनट में हमने सारा रिवाइज कर लिया है, तो आप भी ऐसा करें। और हाँ, नोट्स के लिए अगर पूछ रहे थे मेरे से, देखो नोट्स ना ऐसा करें, अगर आप एक ऐसे शीट्स ले आते हैं, पूरे रिम ले आते हैं तो भी बेटर है, बट उनको संभालने में दिक्कत होती है। ऐसा कर सकते हैं कि अभी अभी क्योंकि हम, अगर आप बिगनर हैं, अगर बिगनर है, अभी इसको शुरू से सीख रहे हैं, तो कोई रफ़ कॉपी ले लें, या फिर डायरी होती है ना, डायरी पड़ी हुई पुरानी एग्जीक्यूटिव डायरी होती हैं, उनको यूज़ कर लें, या फिर कोई रफ़ कॉपी है उसको, जैसे जो ब्लैक रजिस्टर्स आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो आपके नोट्स बनेंगे ना, वो ऐसे ही वाइट शीट्स पर बने होनी चाहिए, फ़ायदा रहता है। और हाँ, लाइन से ज़्यादा ये वाली जो शीट्स हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, इनमें लिखने में आसानी रहती है। कहीं पर भी हम कुछ भी डायग्राम बना लें, वो थोड़ा सा ऐसे साफ सा नहीं लगता ना, गंदा सा लगता है, वो नीट क्लीन नहीं होता। आई होप कि आपको समझ में आया ये। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, और इसके आगे आने टॉपिक को भी देखने के लिए जुड़े रहना चैनल पर। थैंक यू।